खनक की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। रेयांश ने जब देखा कि खनक ने अपनी आंखें बंद कर ली है तो उसने खनक के सीने को अपने हाथों से मसल दिया, जिससे खनक की दर्द में चीख निकल गई और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और चेहरा दर्द से भर गया था। रेयांश को ये देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज उसके अंदर खनक को हासिल करने की तड़प थी। वह जरा सा भी खनक से दूर नहीं हुआ। वह फिर से खनक के ऊपर झुकने लगा। तभी खनक ने उसके सीने पर हाथ रख दिया और अपनी दर्द और गुस्से भरी आवाज में बोली, आपको प्यार से करना नहीं आता क्या? इतना दर्द क्यों देते हैं? हटिए मेरे ऊपर से, आप बेशर्म हैं। मैं नहीं, मुझे शर्म आती है। ये बोलते हुए वह अपने हाथों को क्रॉस करके अपने सीने पर रखकर अपने सीने को ढक रही थी और रेयांश को घूर रही थी। ये देखकर रेयांश के चेहरे पर एक प्यारी से मुस्कान आ जाती है। वह अब धीरे से खनक के दोनों हाथ पकड़कर बेड पर प्रेस कर देता है और उसके गले और कॉलरबोन पर किस करते हुए बोला, ओह तो मेरी जान को ये शिकायत थी तो पहले बोल देती, मुझे इतना वेट तो नहीं करना पड़ता ना। हर बार अपने मोटे मोटे आंसू दिखाकर मुझे रोक लेती थी और मैं तड़पता रहता था। खनक उसके हर एक टच को फील कर रही थी। वह रेयांश के प्यार को उसके टच से महसूस कर पा रही थी। खनक अपनी आंखों में हल्की नमी लिए रुआसी आवाज में बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी इतना प्यार मिलेगा। क्या ये कोई मेरा सपना तो नहीं है ना? रेयांश खनक को इमोशनल होते हुए देख अपना सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त खनक काफी इमोशनल हो चुकी थी। रेयांश ने उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बड़े प्यार से उसके गालों पर अपने होंठ चलते हुए उसके आंसुओं को साफ किया और बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जान मुझसे तुम्हारे ये आंसू देखे नहीं जाते, इस तरह रोया मत करो, यह कोई सपना नहीं है, हमारी हकीकत है। अब हम दोनों एक दूसरे के हैं और मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं ये हकीकत कभी भी बदलने नहीं दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में। आई लव यू जान, मुझे कभी छोड़ते मत जाना। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। बोलो जान, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? ये सब बोलते हुए रेयांश काफी इमोशनल हो चुका था। ये देखकर खनक अपने सॉफ्ट होठों को रेयांश के होठों पर रख देती है और एक लाइट किस करके बोलती है, कभी नहीं। आई लव यू टू माय डियर हबी, मैं भी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? ये बोलते हुए खनक अपनी टिमटिमाती हुई मासूम नजरों से रेयांश को देखने लगी और यह होते ही रेयांश को एक झटका लगता है और वह एक पल के लिए बुत बनकर खनक को देखता रहता है, क्योंकि यह पहली बार था जब खनक ने सामने से उसे किस किया था, यहाँ तक कि उसके आई लव यू का जवाब दिया था। खनक ने आज पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। वह तुरंत ही होश में आता है। वह झटके से खनक को अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बहुत प्यार से बोलता है, कभी नहीं जान, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। कभी भी अपने दिमाग में यह बात मत लाना कि मैं तुम्हें कभी धोखा भी दे सकता हूँ, चाहे हालात कैसे भी हो। अपनी आंखों से ज्यादा तुम अपने दिल पर यकीन रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तुमसे पहले ना मेरी लाइफ में कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई आ सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम बस मुझ पर यकीन रखना। इस वक्त दोनों ही काफी इमोशनल थे। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। रेयांश धीरे से खनक से अलग हुआ और फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा और इस बार खनक भी उसका पूरा साथ दे रही थी। खनक की उंगलियां रेयांश के बालों में चल रही थी। आज वह पूरी तरह से खुद को रेयांश को सौंप चुकी थी। रेयांश खनक को पूरी शिद्दत से उसके हर एक बॉडी पार्ट को चूम रहा था। खनक के गोरे बदन पर हल्के लाल रंग के निशान पड़ चुके थे, जिसे देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि रेयांश कितना वाइल्ड हो रहा था। लेकिन आज खनक किसी भी तरह की शिकायत किए बिना खुद भी रेयांश में खोई हुई थी। रेयांश खनक के पूरे बदन को चूमते हुए नीचे की तरफ आ गया और एक ही झटके में उसने खनक की अंडरगारमेंट फाड़कर फेंक दी। अब खनक उसके सामने बिना कपड़ों के थी। उसने अपनी इंटेंस नजरों से खनक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। उसका दूध जैसा गोरा बदन और परफेक्ट बॉडी कर्व को देख रेयांश और भी पागल हो गया। उसकी बॉडी हिट करने लगी, उसका बदन अकड़ने लगा। उसने तुरंत ही अपने एक हाथ से अपना टॉवल निकलकर फेंक दिया और खनक के ऊपर आ गया और ब्लैंकेट से दोनों को कमर तक ढक लिया। अब वह फिर से खनक के होठों पर टूट पड़ा। लगभग 15 मिनट के बाद उसने खनक के होठों को छोड़ा और खनक के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ बेड पर कस दिए और सॉफ्ट वॉइस में बोला, जान थोड़ा दर्द होगा? खनक ने अपना सर शर्माते हुए हाँ में हिला दिया। अब खनक की हामी को देख रेयांश ने उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया और एक ही झटके में उसके अंदर समा गया। खनक की चीख उसके गले में ही रह गई, लेकिन उसकी आंखों में पानी भर आया। उसके चेहरे पर दर्द उतर आया, पर फिर भी एक सुकून था। रेयांश के चेहरे पर इस वक्त एक सुकून सा छा गया था। वह एक सेकंड रुका और खनक को किस करने लगा। अब खनक का दर्द थोड़ा कम हुआ तो रेयांश ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी।
वक्त के साथ अब रेयांश की स्पीड बढ़ रही थी। वह लगातार खनक के गालों, होठों और गले को चूमते हुए अपनी मूवमेंट कर रहा था। उसके दोनों हाथ इस वक्त खनक के चेस्ट पर थे। वह हल्के हाथों से खनक की चेस्ट को सहलाते हुए अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। अब पूरे कमरे का माहौल मदहोश हो चुका था। दोनों की गर्म सांसें और सिसकियों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ नित्या बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। आज उसकी नींद उड़ी हुई थी। वह खुद में ही सिमटते हुए रेयांश की छुअन को महसूस कर रही थी। वह तो अभी भी उसी पल में खोई हुई थी जब उसने रेयांश को गले लगाया हुआ था। वह अभी भी बार बार अपने उस हाथ को पकड़कर चूमे जा रही थी जिसे रेयांश ने पकड़ा था। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन की रिंग बजी और यह सुनकर उसने अपना फोन उठाया और उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखने लगी और उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। वही जब रेयांश और नित्या टेरेस पर थे तब दूर एक बिल्डिंग से एक आदमी खिड़की से एक हाईटेक बाइनोक्यूलर अपनी आंखों में लगाए दोनों को एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। वह दोनों की हर एक मूवमेंट को काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वह अपना मोबाइल निकाल कर किसी आदमी को कॉल करके बात करने लगता है। यहाँ नित्या का मैसेज पढ़ के पूरा मूड खराब हो चुका था और यहाँ खनक और रेयांश के कमरे में अभी भी दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे में खोए हुए थे और वक्त के साथ रेयांश और भी वाइल्ड हो रहा था। देखते ही देखते रात के लगभग 2 बज गए थे लेकिन अभी तक रेयांश का मन नहीं कर रहा था खनक को छोड़ने का। अब खनक अपनी थकी हुई आवाज में बोली, हबी प्लीज अब रुक जाए ना, बहुत थक गई हूं मैं अब और नहीं। अब रेयांश ने जब खनक को देखा तो खनक पसीने में भीगी हुई थी। उसका चेहरा थकान से भर गया था फिर भी उसके चेहरे पर एक ग्लो नजर आ रहा था। रेयांश प्यार से बोला, बस 10 मिनट जान। और फिर उसने अपनी स्पीड और फास्ट की और थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और खनक के ऊपर ही लेट गया। अब खनक भी रेयांश के रुकते ही शांत होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेयांश कुछ पल बाद खनक के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और खनक को खींचकर अपने बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। आज रेयांश की पहली बार नींद बहुत देर से खुली। खनक उसकी बाहों में सिमट कर अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। जब उसने खनक के मासूम से चेहरे को देखा तो धीरे से उसके गालों और होठों पर सॉफ्ट किस किया और उसके बालों को हल्के हाथों से सहलाने लगा। इस वक्त रेयांश की चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। इस वक्त उसके अंदर पूरी दुनिया पा लेने वाली खुशी थी। वह इतना खुश तो तब नहीं हुआ था जब वह एशिया का नंबर 1 बिजनेस टायकून बना था, जब वह माफिया बना था। रेयांश खनक के चेहरे को देखते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है कि तभी खनक थोड़ी सी कसमसाने लगी तो तुरंत ही रेयांश उसके बालों में हल्के हल्के से सहलाने लगा तो खनक फिर से आराम से सो गई। अब रेयांश उसका चेहरा देखकर अपनी पिछली यादों में खो गया। फ्लैशबैक। दिल्ली के एक पोस्ट एरिया में एक बहुत ही बड़ी और आलीशान बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पर एक बहुत ही बड़े और आलीशान केबिन में रेयांश अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। तभी कोई नॉक करता है। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। वह शख्स ये सुनते ही केबिन में एंटर होता है। ये कोई और नहीं अतुल था। अतुल एक फाइल को बढ़ाते हुए बोला, सर आज 2 घंटे में आपकी एक मीटिंग होटल जार काल्पनिक नाम में है तो हमें अभी निकलना चाहिए। रेयांश ने अपनी स्ट्रेट आवाज में बोला, ठीक है। कुछ ही देर में दोनों एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल के में थे। वहां के एक प्राइवेट रूम में मीटिंग चल रही होती है। रेयांश अपना कोल्ड ऑरा लिए हुए बैठा था। अब वहां बैठे हुए लोगों में से एक आदमी बोला, आपने हमारी डील एक्सेप्ट की, इसी खुशी में मी सिंघानिया यह आपके लिए। तभी एक लड़की अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लेकर बड़ी ही स्टाइल से चलते हुए आए और झुककर वह ग्लास रेयांश के आगे बढ़ा दिया। उस लड़की ने इस वक्त बहुत ही शॉर्ट और बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। उसकी क्लीवेज साफ साफ दिख रही थी। वह रेयांश को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वह जानबूझकर रेयांश के सामने झुककर अपने परफेक्ट बॉडी शेप दिखा रही थी। रेयांश ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वह लड़की लगभग रेयांश को करीब आकर छूने ही वाली थी कि तभी रेयांश गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, खबरदार अगर मुझे छुआ भी तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी, दूर हो जाओ मेरी नजरों से राइट नाउ। इस वक्त रेयांश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह लड़की डर के मारे कांप गई और जल्दी से वहां से निकल गई। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर डर गए। वह आदमी जिसने उस लड़की को बुलाया था वह डर के मारे कांप रहा था। उसे डर था कि अब उसके साथ क्या होगा। वह माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मी सिंघानिया। वह इतना ही बोल पाया था कि रेयांश दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की मुझे ऑफर देने की, अब ये डील नहीं होगी। बोलते हुए वह उठकर निकल गया और पीछे अतुल भी निकल गया। वह आदमी जिनका नाम मिस्टर अनुराग कौशिक था वह बोलता रहा गया, माफ कर दीजिए मी सिंघानिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझसे गलती हो गई।
लेकिन कोई फायदा नहीं, रेयांश वहां से निकल चुका था। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। उनकी गाड़ियां इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी थी। रेयांश का मूड इस वक्त काफी खराब था। वह अपने मोबाइल में कुछ मेल्स चेक कर रहा था, लेकिन बार बार उसे उस लड़की का उसके करीब आना याद आ रहा था। वह लड़की हाथ बढ़ाए उसे छूने वाली थी, यह सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। वह मोबाइल बंद कर पॉकेट में रखता है और खिड़की से बाहर की साइड देखता है। बाहर फुटपाथ पर लोगों की भीड़ थी। तभी उसी भीड़ में से एक लड़की अपने दोनों हाथों में ग्रोसरी के सामान से भरे हुए बैग्स उठाए चल रही थी। उसके माथे पे हल्की पसीने की बूंदें थी। वह काफी थकी हुई लग रही थी। उसने एक लाइट ग्रे कलर का पटियाला सूट पहना था। पैरों में स्लीपर लंबे बालों की ढीली चोटी बनाई हुई थी और उसके गालों पर लटे आ रही थी। वह लड़की इतनी थकी हुई हालत में भी चेहरे पर बिना किसी सिकन के धीरे धीरे चल रही थी। तभी आगे चल रही एक लड़की ने पीछे पलट कर देखा और थोड़ा रूड वॉइस में बोला, क्या कर रही हो खनक, जल्दी चलो, मॉम वेट कर रही है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो याद रखना, इस बात डांट नहीं पड़ेगी, उसकी जगह तुम्हें मॉम बहुत पिटेगी। ये लड़की और कोई नहीं खनक थी और रेयांश ने जब उसे देखा तो कुछ पल उसे देखता रहा। वह खनक को देखते हुए होटल में हुई सारी बातें भूल गया। जब तक खनक दिखना बंद नहीं हुई वह देखता रहा। उसके मुंह से अनजाने में ही निकल गया, खनक। ये पहली बार था उसने खुद किसी लड़की को देखा था, वरना आज से पहले कई बार उसके सामने खूबसूरत लड़कियां आई, कभी बिजनेस वुमेन तो कभी एक्ट्रेसेस, पर आज तक उसने कभी भी किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। आज वह खनक को देख रहा था और उसे देखकर उसे ख्याल आया कि इज इट लव और मर्सी। फ्लैशबैक एंड रेयांश अपनी पिछली यादों में खोया हुआ था कि तभी खनक की नींद खुली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि रेयांश उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रेयांश अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, गुड मॉर्निंग जान। खनक भी हल्के से धीमी आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी, आपको आज उठने में लेट हो गया, नहीं तो आप जल्दी उठ जाते हैं ना। रेयांश उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, हाँ क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब जाकर खनक को एहसास होता है कि इस वक्त वह किस हालत में है। दोनों के बदन पर ब्लैंकेट के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। वह शर्माते हुए अब रेयांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब वह हिली तो उसे कमर से नीचे दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। ये सुनकर रेयांश उसके गालों को सहलाते हुए चिंता भरी आवाज में बोला, जान ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। खनक मासूम सा चेहरा बना के अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रेयांश फ्लो पर पड़े टॉवल को लेकर लपेट लेता है और खनक को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आता है और बाथटब में पानी का टेम्परेचर सेट कर खनक को लेकर बाथटब में बैठ जाता है। खनक को इस वक्त बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन हल्के गर्म पानी में उसे राहत भी मिल रही थी। वह रेयांश के सीने से चिपके हुए बैठी रहती है और रेयांश उसे अपने बाहों में लिए कभी उसके गालों को चूमता तो कभी बालों में चूमता और खनक शर्माते हुए रेयांश की बाहों में सिमट रही थी। दूसरी तरफ नित्या अपने कमरे में गुस्से में किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मैं कोई तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ समझे, मैंने तुम्हें किसी भी तरह का धोखा नहीं दिया है, तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे, तो मेरे सामने इस तरह के इमोशनल ड्रामे करने का क्या मतलब है। मैं अभी मिलने नहीं आ सकती। वह इतना बोल फोन रख देती है। वह गुस्से में अपने आप से बोलती है, इसका तो कुछ न कुछ करना ही होगा, ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इतने सालों बाद अब जाके रेयांश ने खुद मेरी तरफ कदम बढ़ाया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। भले ही वह 2 कौड़ी की लड़की उसकी बीवी बन बैठी है, लेकिन उसे मैं बहुत ही जल्द रेयांश की लाइफ से आउट कर दूंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रेयांश को कोई भी लड़की अपनी जाल में नहीं फंसा सकती, यह सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट वाइफ है और कुछ नहीं। ये कहते हुए वह एक इविल स्माइल करती है। इधर रेयांश ने खनक को अपने हाथों से साफ किया और एक बाथरोब पहना दिया और खुद भी बाथरोब पहन के खनक को अपनी गोद में उठा के क्लोजेट रूम में ले आया। अब दोनों ही तैयार हो रहे थे। रेयांश तैयार होके बाहर आ जाता है, तभी उसकी नजर बेड पर पड़ती है। बेड पर बिछी हुई बेडशीट पर ब्लड के स्टेन थे। ये देख रेयांश के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब वह इंटरकॉम से ब्रेकफास्ट अपने रूम में मंगवाता है, तभी उसे क्लोजेट में कुछ गिरने की आवाज आती है और वह उस तरफ भागा। रेयांश क्लोजेट रूम में आया तो देखा कि फ्लो पर एक परफ्यूम की बोतल टूटी हुई पड़ी थी और खनक उसे देखते हुए डरके में मारे कांप रही थी। उसकी हालत किसी भयानक दृश्य देखकर डर रही हो वैसा था। रेयांश को उसे इस तरह देखकर अजीब फील होता है। वह धीरे से सॉफ्ट वॉइस में काफी प्यार से बोलता है, क्या हुआ जान, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे।
जैसे ही वह आगे बढ़ के खनक को छूने वाला होता है कि खनक तुरंत ही होश में आ जाती है। वह डर के मारे पीछे की तरफ खिसक जाती है और रोते हुए बोलती है, न न नहीं पल्स पल्स पल्स, मुझे मारना मत, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच्ची गगा, गलती से गिर गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं अभी साफ कर देती हूँ, आप पल्स, गुस्सा मत होना। रेयांश समझ गया वह पैनिक कर रही है और इसलिए वह जल्दी से खनक के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर क्लोजेट रूम के बाहर ले आया और सीधे बेड पर लेटा दिया। लेकिन खनक बेड से उठते हुए फिर से वही बात दोहराने लगी। रेयांश ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, इतना डरने वाली कौन सी बात है, एक परफ्यूम की बोतल ही तो है, टूट गई तो टूट गई, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कौन रोता है, तुम ना एक नंबर की रोतलू हो, बात बात पर रोना आ जाता है, तुम्हें क्या लगा इतनी सी बात पे तुम पर हाथ उठाऊंगा, पागल लड़की, आज तक मैंने ऐसा कुछ किया है क्या। खनक थोड़ी रिलैक्स होती है, वह अपनी रोनी सी आवाज में बोलती है, मुझे लगा आप गुस्सा हो जाओगे। एक बार मुझसे मोनिका दीदी की परफ्यूम की बोतल टूट गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था और बड़ी माँ ने तो मुझे मारा भी था बेल्ट से। बहुत दर्द हुआ था। रेयांश को ये सुन के अपने दिल में एक टीस सी उठ गई। वह सोच भी नहीं सकता कि उसके खनक के लाइफ में आने से पहले खनक ने क्या क्या नहीं सहा। आज जिस लड़की के आंखों में वह आंसू तक नहीं देख पाता, वह लड़की इतने दर्द में अकेले रही है। रेयांश उसे कस के अपने गले से लगा लेता है और बहुत ही इमोशनल होकर बोलता है, मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता जान कि उस वक्त तुमने क्या सहा होगा, पर आज के बाद मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मैं प्रोमिस करता हूं कि आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। अब तक खनक नॉर्मल हो चुकी थी। वह धीरे से अपनी मीठी सी आवाज में बोली, अब भी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रेयांश उससे दूर होता है और खनक को अपनी गोद में उठा के सोफे पर बैठा देता है और वह भी उसके साथ बैठ जाता है। कॉफी टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। रेयांश अपने हाथों से खनक को खिलाता है। खनक भी किसी छोटे बच्चे की तरह खाने लगती है। अब खनक भी अपने हाथ से रेयांश को खिलाती है। दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवाते हैं। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। रेयांश जाकर डोर ओपन करता है तो सामने रूही खड़ी थी। वह बोली, भाई, वह मोक्ष भाई आए हैं। रेयांश ने अपनी नॉर्मल वॉइस में जवाब दिया, ठीक है, हम अभी आते हैं। रूही अभी भी दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगती है। वह खनक को ढूंढ रही थी। तभी रेयांश उसके रिएक्शन को देखकर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, और कुछ बाकी रह गया है क्या। रूही हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं भाई, वह मैं पूछ रही थी कि भाभी अब ठीक है ना। रेयांश बस हाँ में सर हिला देता है और दरवाजा बंद कर देता है और रूही बस दरवाजे को देखकर अपना मुंह कंफ्यूजन वाला बना देती है। नीचे लिविंग हॉल में मोक्ष सभी लोगों से बातें कर रहा था। रूही हॉल में आकर बोलती है, भाई और भाभी आ रहे हैं। इस वक्त रिया रूही के एकदम करीब आकर फुसफुसाते हुए बोलती है, यार अब ये कौन है, तुमने इनके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। तभी रूही थोड़ी खींचते हुए बोलती है, अभी तक तो तुम्हें रेयांश भाई पर क्रश था, अब मोक्ष भाई पर कैसे डाइवर्ट हो गया। रिया अब थोड़ी उदासी वाली एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ था तो, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, उन्होंने तो शादी ही कर ली, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वह अचानक ही कुछ सोचते हुए हड़बड़ाकर बोली, कहीं इन्होंने भी तो चुपके चुपके शादी नहीं कली होगी ना। अब रूही लगभग चिढ़ते हुए बोली, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, वैसे भी मुझे नहीं पता मोक्ष भाई ने चुपके से शादी कर ली है या फिर उनकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। एक काम कर, तू खुद ही पूछ लेना, सिंपल। तभी रिया बोली, ऐसे कैसे डायरेक्ट पूछ लूं। हाँ आइडिया, तुम सिर्फ मेरी उनसे बात करवा दे, मैं किसी तरह बात निकलवा ही लूंगी। लेकिन कहीं यह भी तो तुम्हारे रेयांश भाई की तरह खतरनाक तो नहीं है ना। रूही थोड़ा स्माइल के साथ बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो स्वीट है। तभी रेयांश खनक का हाथ पकड़कर लिविंग हॉल में आ गया। इस वक्त मोक्ष रेहान और राजीव जी से बातें कर रहा था। दादाजी इस वक्त किसी काम से बाहर गए थे और नीलिमा जी किचन में थी। तभी राजीव जी सबको बाय बोलते हैं और वह भी अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। रेयांश और खनक को देखकर मोक्ष तुरंत ही खड़ा हुआ और रेयांश के गले लग गया और बोला, भाई कैसा है। तभी रेयांश उसे पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रह मुझसे, ये चिपका चिपकी मत कर, समझा। ठीक हूं मैं। ये सुन मोक्ष उसे एक तिरछी स्माइल पास कर देता है। वह रेयांश को चिढ़ा रहा था। अब वह खनक से कहता है, खनक अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, मुझे कल ही पता चला क्या हुआ। खनक अपनी नॉर्मल टोन में बोली, जी भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे अचानक, आपने तो कहा था कि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है। तभी रेयांश मोक्ष की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, अरे यह मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकता है, इसके सारे इंपॉर्टेंट काम मुझसे बढ़ाकर थोड़ी ना है ना मोक्ष।
तभी मोक्ष रेयांश से थोड़ा दूर होते हुए बोला, नहीं मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लूं। तभी रेहान बीच में आकर बोला, भाई भाई बस करो, आप दोनों कितना लड़ोगे। अब रेयांश खनक का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम कमरे में जा रहे हैं। अब मोक्ष उसे जाते हुए देख अपने मन में बोला, इसकी बीवी जब से आई है तब से मुझे टाइम ही नहीं देता, अब देख मैं भी एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, वह भी बहुत जल्दी। तभी रेहान मोक्ष को बोलता है, भाई आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ चलिए। तभी रिया जल्दी जल्दी आती है और बोलती है, रेहान तुम जाओ ना, तुम्हें तो किसी से अर्जेंटली मिलना था ना, मैं हूं ना, मैं इन्हें दिखा देती हूँ इनका कमरा। तभी रेहान बोलता है, अरे हाँ ठीक है मोक्ष भाई मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं। ये कहते हुए वह निकल जाता है और रूही भी धीरे से वहां से निकल लेती है। अब वहां सिर्फ मोक्ष और रिया थे। मोक्ष रिया को देखते हुए थोड़ी स्वीट सी आवाज में बोला, हाय आई एम मोक्ष ओबरॉय, और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। तभी रिया भी शर्माते हुए अपना हाथ मोक्ष के हाथ में रखते हुए बोलती है, जी मेरा नाम रिया माथुर है, मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ। इतना सब सुनकर मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, ओह नाइस, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। कहते हुए दोनों गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गए। अब दोनों गेस्ट रूम में आ गए थे। वह मोक्ष को रूम दिखाकर बोलती है, आपका रूम आ गया, इफ यू नीड समथिंग यू कैन टेल मी एनी टाइम। तभी मोक्ष उसे बोलता है, एक कप कॉफी मिल सकती है। रिया खुश होते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी मोक्ष उसे बोलता है, आप भी ज्वाइन करेगी। रिया हल्का सा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। मोक्ष उसे जाते हुए खुद से ही बोलता है, इंटरेस्टिंग। इधर नित्या एक बड़े से होटल के कमरे में थी, उसके साथ एक लड़का भी था। दोनों इस वक्त सोफे पर बैठे हुए थे और नित्या इस वक्त काफी गुस्से में थी। नित्या गुस्से में सामने बैठे हुए इंसान को देखकर बोली, तन्मय तुम यह इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम पहले से जानते थे कि मैं रेयांश से प्यार करती हूँ, हमारा रिश्ता सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों का है और कुछ नहीं, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में मैं अकेली नहीं हूँ। जब तुम और कंट्री या सिटी में जाते हो वहां भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई होती ही है, तो फिर तुम ये प्यार का ड्रामा क्यों कर रहे हो? सामने बैठा इंसान जिसका नाम तन्मय कौशिक है, जिसकी उम्र 27 साल है, वह नित्या को इमोशनल होते हुए बोला, नित्या जानता हूं मैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ जरूरतों का था, लेकिन पता नहीं कब मैं तुमसे प्यार करने लगा। नित्या प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नित्या सार्कास्टिक वे में हंसते हुए बोली, अच्छा कैसे खुश रखोगे बोलो? तुम तो अभी भी अपने डैड के अंडर में हो, तुम्हारा अपना क्या है? तुम अभी भी अपने डैड के इशारों पर चलते हो। तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? तुम सिर्फ एक अमीर बाप के हैंडसम रिच लड़के हो जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। मैं भी हुई, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें पता भी है रेयांश क्या है? रेयांश के आगे इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं टिक सकता। बचपन से उसे देखती आई हूं। उसके पास सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हैंडसमनेस ही नहीं बल्कि तेज दिमाग और भरपूर ताकत है। उसके आगे हर कोई फेल है। जिस तरह इतनी कम उम्र में भी उसने सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया है, मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। और तुम अभी भी अपने डैड के आगे पीछे घूम रहे हो। तन्मय अब गुस्से में बोला, बस नित्या बहुत हुआ, तुम हर बार मुझे रेयांश सिंघानिया से कंपेयर करना बंद करो। भूलो मत कि उसने तो तुम्हें कभी नजर उठा के देखा तक नहीं, यहाँ तक कि कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की, और जब जब वह तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करता तुम अपना दुख भूलने मेरे पास आती थी। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें मिल जाएगा? वह सरकास्टिक वे में हल्की मुस्कान से बोला, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता होगा? तुम गलतफहमी में जी रही हो। जिस दिन अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आओगी तब तुम मुझे भी खो चुकी होंगी। ये कहते हुए तन्मय अपनी जगह से उठा और चला गया। नित्या को भी अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, वहां भी निकल गई। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में रिया ज्यादातर मोक्ष के आसपास ही रहती। रूही, रेहान, मोक्ष और रिया कभी कभी बाहर घूमने चले जाया करते थे। रेयांश इन 3 दिनों में घर पर ही रहकर अपना काम करता, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलता, वह ज्यादातर खनक के आसपास ही रहता। नित्या भी इन 3 दिनों में ज्यादातर घर पर ही रहती, वह ज्यादा से ज्यादा रेयांश के आसपास रहती थी। वह कोशिश करती कि रेयांश उस पर ध्यान दे और वह कभी कभी कामयाब भी हो जाती। दोपहर के 3 बज रहे थे। रिया, रूही, रेहान, नित्या, मोक्ष सभी के सभी लिविंग हॉल में बैठे थे। साथ में रेयांश, खनक और शिवांश भी वहां थे। रेयांश अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, शिवांश भी उसके साथ बैठा था।
बाकी सब इस वक्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे या यूं कहें कि उनकी बहस चल रही थी। खनक चुपचाप बैठे हुए सुन रही थी। तभी रेहान शिवांश को आवाज देता है, शिवांश भैया आप भी आओ यार, जरा हमें सपोर्ट करो, लड़कों के इज्जत का सवाल है। अब शिवांश धीरे से अपनी नजर घुमाकर रेयांश की तरफ देखने लगता है। जब रेयांश को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है तो वह लैपटॉप से अपना सर निकालकर शिवांश को देखता है। शिवांश उसके परमिशन का इंतजार कर रहा हो वैसे देख रहा था। रेयांश अपने इशारे से उसे परमिशन दे देता है तो वह बिना एक पल गवाए सीधा मोक्ष और रेहान के साइड आकर बैठ जाता है। अब शिवांश भी मूड में आकर बोलता है, चलो बताओ क्या बात हुई है, क्या बोल रही है ये लड़कियां। तभी रेहान उछलते हुए बोला, ये बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लोग कर सको और हम नहीं, हम भी तुम लोगों से कम नहीं है वो। बात बात पर तो आंसू बहाने बैठ जाती है ये लड़कियां। तभी मोक्ष और शिवांश दोनों अपनी हामी भरते हुए बोले, हाँ ये बात तो सच है, जब भी कुछ मनवाना होता है इनके पास यही हथियार होता है, हम तो ऐसा नहीं करते। तभी रूही तपाक से बोली, बात यह है ही नहीं, बात यह है कि आप लोग हमें कमजोर समझना छोड़ दो, हम भी लड़कों से कम नहीं है, जो कुछ भी आप कर सकते हो हम भी कर सकती है। नित्या भी रेयांश के आगे अपना इंप्रेशन जमाने में पीछे कैसे रहती, हालांकि रेयांश इन सब के साथ नहीं था लेकिन वह पास में ही बैठा था, उसे सब सुनाई दे रहा था। नित्या तुरंत ही एटीट्यूड में बोली, हारूही सही कह रही है, आजकल लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही है, क्या तुम लोगों को पता नहीं, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स या फिर दूसरे किसी भी फील्ड में देख लो, अरे अब तो पायलट भी बनती है लड़कियां। अब वो जमाने गए जब लड़कियों को लड़कों के सहारे की जरूरत पड़ती थी, अब लड़कियां इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, वह खुद अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल कर सकती है, समझे। ये बोलते हुए वह अपने आंखों के कोनों से रेयांश को देख रही थी और रेयांश अभी भी अपने काम में बिजी था। तभी मोक्ष खनक के सामने देखता है जो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। मोक्ष धीरे से खनक को कहता है, खनक तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, तुम भी तो कुछ बोलो। ये सुनते ही रेयांश की नजर तुरंत ही लैपटॉप से निकलकर खनक पर चली जाती है। खनक ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, मैं क्या बोलूं। तभी रूही तपाक से बोली, हाँ भाभी आप बोलो, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप भी इनको बता दो, हमसे बढ़कर ये नहीं हो सकते। नित्या तिरछी मुस्कान के साथ खनक को देखती है और अगले पल नॉर्मल हो जाती है। अब खनक अपनी स्वीट सी आवाज में बोलती है, मेरे ख्याल से तो समानता की बात की जाए तो हाँ, दोनों को समान अधिकार और इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बात करें खूबियों की तो कुदरत ने दोनों को अलग अलग बनाया है, दोनों की क्षमता अलग अलग है और दोनों को एक दूसरे की कमियां नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है। जो कमी उन्होंने लड़की में रखी है वह खूबी लड़के को दी है और जो कमी लड़कों को दी है वह खूबी लड़की को दी है। वह दोनों अकेले अधूरे हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पूर्ण होते हैं, जैसे शिव शक्ति। और जब दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ये बात आएगी ही नहीं कौन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे को पूर्ण होने का एहसास कराएंगे। ये सुनकर तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, वह सब खनक को आंखें फाड़े देख रहे थे। खनक सबको ऐसे देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इस वक्त रेयांश के चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी, वह खनक को बहुत ही प्यार से देख रहा था। वह उठकर खनक के पास आया और बेहद प्यार से बोला, क्योंकि यह लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी प्यारी सी छोटी सी बीवी इतनी समझदारी वाली बात कर सकती है। ये बात तो सच थी कि खनक की अभी उम्र ही क्या थी, महज 21 साल, और रेयांश को भी यह उम्मीद नहीं थी कि खनक इतनी समझदारी वाली बातें कर सकती है। वह सच में खनक से इंप्रेस हो चुका था। वह खनक को पीछे से हक करके बैठ गया और सबको देखकर बोला, हाँ तो अब सबको जवाब मिल गया होगा है ना, तो क्या अब ये डिबेट यहीं पर खत्म की जाए या फिर अभी भी किसी को कोई डाउट है। अब सभी अपने होश में आते हैं और एक साथ बोलते हैं, नहीं कोई डाउट नहीं है। नित्या इस वक्त ये देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वह बार बार रेयांश को इम्प्रेस करने की कोशिश करती पर हमेशा फेल रहती और खनक अनजाने में ही हर बार रेयांश को अपनी बातों से तो कभी अपनी क्यूट सी हरकतों से इम्प्रेस कर देती। तभी रेयांश को एक कॉल आता है और वह थोड़ा दूर जाकर कॉल उठाकर बात करने लगता है और बात करते करते उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ने लगता है। रेयांश को कॉल अतुल ने किया था और इस वक्त रेयांश का ऑरा बहुत ही शर्त था। वह अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, अगर तुम्हें पता चल गया है कि वह कौन है तो आगे तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। अतुल कॉल की दूसरी तरफ से बोलता है, जी बॉस मैं समझ गया। फिर वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, बॉस आप वापस कब आ रहे हैं। यह सुनकर रेयांश थोड़ी सख्त आवाज में बोला, क्यों, वहां क्या प्रॉब्लम हुई है जिससे तुम्हें यह सवाल करना पड़ा।
कोई इमरजेंसी है क्या? तभी अतुल कॉल के सामने से एक लंबी सांस लेते हुए थोड़ा पोज लेकर बोला, बॉस वहमी अशोक शर्मा का कॉल आया था, वह मैडम के बारे में पूछ रहे थे। रेयांश इस वक्त दूर जाकर बात कर रहा था, जिससे उसकी बातें अभी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह पलटकर दूर बैठी खनक को देखता है और दो टूक में पूछता है, हम तो? अतुल थोड़ा हड़बड़ाते हुए जल्दी से बोला, वह बॉस मैंने बोल दिया, आप लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। रेयांश अपनी कठोर आवाज में बोला, गुड, और वह कॉल काट देता है। दूसरी तरफ अतुल चैन की सांस लेता है। दूसरी तरफ अभी भी सभी बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि आज रात क्लब कौन कौन जाएगा। तभी रूही बोली, मैं, रिया और रेहान भाई तो जा रहे हैं, मोक्ष भाई आप और नित्यादि चल रहे हो ना? तभी नित्या जवाब देती है, नहीं मैं आज नहीं आ सकती, लेकिन मोक्ष जाने के लिए हाँ बोल देता है। खनक जब सबकी क्लब जाने की बात सुनती है तो वह भी मासूमियत से पूछती है, क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? तभी पीछे से एक कठोर और भारी आवाज आती है, नहीं तुम नहीं जा सकती। ये रेयांश था जो खनक को घूरते हुए बोला रहा था। तभी रूही का मुंह बन जाता है और वह बोलती है, भाई। वह इतना ही बोल पाती है कि रेयांश सबको घूरते हुए अपनी कठोर और भारी आवाज में बोला, जिसको जहां जाना है जा सकता है, लेकिन खनक कहीं नहीं जाएगी और कोई भी बहस में नहीं सुनने वाला। जब सभी ने ये सुना तो अब सभी अपना मुंह बनाते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अब लिविंग एरिया में सिर्फ नित्या, खनक और रेयांश थे। खनक अभी भी अपना सर नीचे किए हुए मुंह बना बना के कुछ बुदा बुदा रही होती है। तभी रेयांश उसकी यह हरकत देखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, जान तुम भी जाओ कमरे में, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। अब खनक बिना रेयांश के सामने देखे हुए उठकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए अपने आप में ही धीमी और शिकायती लहजे में बोलती है, 3 दिनों से घर के अंदर ही तो बैठी हूँ, इन्होंने तो सच में मुझे जैसे पिंजरे में कैद कर दिया है। ना खुद ले जाते हैं और जब दूसरे ले जाते हैं तब भी उन्हें प्रॉब्लम है। वो खनक की यह शिकायतें सुनकर पहले तो रेयांश हैरान रह जाता है, फिर ना दिखने वाली एक मुस्कान आ जाती है। वह फिर से बोलता है, जान बड़बड़ाना बंद करो, मैं सब सुन रहा हूँ। अब खनक 100 की स्पीड से वहां से भागती है और रेयांश अपने आप से ही कहता है, ये लड़की अभी तो इतनी समझदारी वाली बात कर रही थी, अब ये बच्चों की तरह शिकायतें कर रही है। नित्या कब से उन दोनों को ऐसे देख रही थी, लेकिन वह नहीं गई। वह तो मौका देख ही रही थी कि कब उसे रेयांश अकेले में मिल जाए। जब रेयांश नित्या को देखता है तो वह सपाट लहजे में उसे बोलता है, क्या तुम्हें कोई काम है? वह थोड़ा सोचते हुए बोला, ओह हाँ, तुमने बोला था कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी, बोलो। नित्या खुश हो जाती है, वह बैठने को हुई कि तभी रेयांश फिर से बोला, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम गार्डन में चलकर बात करें? थोड़ा टहल भी लेंगे। नित्या जल्दी से हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चले। अब दोनों ही इस वक्त गार्डन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। इस वक्त कोई था जो दूर से ही उन दोनों पर नजर रखा रहा था। नित्या रेयांश से अपने सॉफ्ट वॉइस में बोली, रेयांश मैं ये बोल रही थी कि कुछ वक्त पहले मेरा एक फैशन शो था जो काफी हिट गया था, तुम्हें तो पता ही होगा, तो उसी की एक सक्सेस पार्टी रखी है, अगर तुम वहां आओगे तो। वह इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि रेयांश उसे अपने एक्सप्रेसलेस चेहरे से उसे देख रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद से परे रेयांश अपने सपाट लहजे में बोला, ठीक है मैं आ जाऊंगा, खैर अभी मुझे जाना होगा, खनक मेरा वेट कर रही है, और वह पलटकर जाने लगता है। नित्या उसका जवाब सुन खुश होते हुए उछलने लगती है। वह अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर ऊपर की तरफ उठा देती है और अपने आप में ही बोलती है, यस आई लव यू रेयांश। उसे जाते हुए रेयांश की पीठ दिखती है, वह दूर जा चुका था, लेकिन नित्या एक फ्लाइंग किस दे देती है। इधर रेयांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, फिर अगले ही पल वह फिर नॉर्मल हो जाता है। उसके चेहरे से इस वक्त बताया नहीं जा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। रात के तकरीबन 8 बजे मोक्ष, रेहान, रिया और रूही चारों ही तैयार होकर क्लब के लिए निकल जाते हैं। वो चारों ही इस वक्त क्लब आ चुके थे। रेहान को उसके दोस्त मिल चुके थे, वह अपने दोस्तों के साथ चला गया। वहीं मोक्ष को वहां 2 लड़कियां मिल जाती है जो उसकी कॉलेज फ्रेंड्स थी, यह और कोई नहीं अपूर्वा और अनाया थी। दोनों ही जब मोक्ष को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। ये देखकर रिया का मुंह बन जाता है, उसे जलन होने लगती है, लेकिन रूही को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। वह रिया को खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले जाती है जहां उनकी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स थी। इधर मोक्ष उन दोनों से हंस हंस के बातें कर रहा था। अनाया इस वक्त मोक्ष के कुछ ज्यादा ही करीब जा रही थी। रिया का ध्यान डांस करने से ज्यादा मोक्ष पर था। अब वो रूही को बहाना बनाते हुए बोली, रूही मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। रूही हाँ में सर हिला देती है और रिया वहां से निकलकर मोक्ष के पास आ जाती है।
मोक्ष अभी भी अपनी बातों में बिजी था। वह मोक्ष को आवाज लगाती है, मोक्ष मुझे आपसे बात करनी है। अब जाकर मोक्ष का ध्यान उस पर जाता है। वो तुरंत बोलता है, रिया व्हाट हैपन, तुम ठीक तो हो ना? अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो जाकर। अब रिया थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस आपसे बात करनी है, अकेले में चलिए मेरे साथ। मोक्ष उसे समझाते हुए बोलता है, रिया अभी नहीं, हम घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? तभी अपूर्वा चिढ़ाने वाली भाषा में बोली, मोक्ष ये बच्ची कौन है, तुमने हमें मिलवाया नहीं। अब रिया लगभग गुस्सा हो गई थी। अब वो गुस्से में बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। अब तक रिया की आंखें थोड़ी भर आई थी। वो रुआसी आवाज में बोली, आपको नहीं आना ना है ना, ठीक है मत आइए। वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। जब मोक्ष ने ये देखा तो वो उन दोनों को एक्सक्यूज बोलकर वहां से जल्दी से रिया के पीछे निकल गया। वो दोनों बस मोक्ष को देखती रही। इधर रिया वहां से भागते हुए जब निकली तो किसी लड़के से टकरा गई। वो लड़का रिया का हाथ पकड़ उसे सीधा खड़ा कर देता है और बोला, हे स्वीट हॉट, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की, थोड़ा हमारे साथ भी एंजॉय कर लो। वो बहुत ही गंदी तरीके से उसे देख रहा था। रिया अपना हाथ छुड़ा लेती है और रूड वॉइस में बोलती है, नो थैंक्स। तभी वो लड़का फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तब तक मोक्ष जल्दी से रिया के पास आता है। वो रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लेता है और उस लड़के को गुस्से से बोलता है, वो मना कर रही है ना, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? वो लड़का गंदी हंसी हंसते हुए बोला, भाई अगर तुझे चाहिए तो तू भी चल, साथ में मजे करेंगे। ये सुन मोक्ष का पारा हाई हो जाता है। वो जोर का एक पंच उसके मुंह पर जड़ देता है। तभी रिया की एक हल्की चीख निकल जाती है, मोक्ष। यह आवाज सुन उस लड़के के दोस्त वहां आ जाते हैं। अब वो लड़का उठकर मोक्ष की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके दोस्त में से एक उसकी बांह पकड़ उसे अपने करीब करता है और उसके कान के पास धीरे से बोलता है, तू पागल हो गया है, किससे पंगा ले रहा है? यह मोक्ष ओबरॉय है, तुझे मरना है क्या? वो लड़का हैरान रह जाता है। अब वह मोक्ष के पास आकर माफी मांगता है, सॉरी सर, गलती हो गई, आप कहो तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड से भी माफी मांग लेता हूँ। अब रिया उसे मना करते हुए मोक्ष को खींचकर ले जाने लगती है तो मोक्ष पलटकर उस लड़के को एक वार्निंग लुक देता है। रिया ने अभी भी उसके जैकेट को आगे से अपनी मुट्ठी में भरकर उसे खींच रही थी और मोक्ष उसके पीछे खींचे जा रहा था। अब दोनों ही क्लब के बाहर साइड में खड़े थे। मोक्ष रिया को देख रहा था और रिया आंखों में आंसू लिए हल्के गुस्से में बोली, आपने तो मुझे कहा था आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वह कौन थी? मोक्ष अभी भी रिया को एकटक देख रहा था। इस वक्त मोक्ष को काफी गुस्सा आ रहा था। एक तो उस लड़के ने रिया पर गंदा कमेंट किया, ऊपर से रिया उसे बाहर खींच लाई थी। मोक्ष की हाथों की मुठियां कसी हुई थी। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रिया, तुम इस तरह अकेले कहाँ जा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? रिया भी इस वक्त बेहद गुस्से में थी। वह भी लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या हो जाता हम? और अगर कुछ हो भी जाता तो आपको क्या? आप जाइए ना अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ, जाकर अपना क्वालिटी टाइम बिताइए। ये कहते हुए रिया फुट फुट कर रोने लगी थी। मोक्ष को इस वक्त गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन जब देखता है कि रिया रो रही है तो वह खुद को शांत करता है। वह रिया को हक करता है और उसके पीठ पर हाथ फिराता है, उसे शांत करते हुए बोलता है, रिया देखो तुम चुप हो जाओ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं और वह मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। वो रिया से अलग होता है और उसका हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया में ले आता है। रिया इस वक्त सुबक रही थी। मोक्ष कार का गेट खोलकर उसे अंदर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह अपने मोबाइल से दो लोगों को एक मैसेज कर देता है और गाड़ी स्टार्ट कर क्लब से बाहर निकल जाता है। इस वक्त मोक्ष खामोश था। रिया भी हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। वह विंडो के बाहर देख रही थी। अब मोक्ष अपनी खामोशी तोड़ते हुए धीरे से बोला, रिया आर यू फाइन? तुम रोना बंद करो पीएलएस। रिया अपनी गर्दन मोक्ष की तरफ घुमाती है और अपनी भीगी पलकों से मोक्ष को देखती है। वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, वो लड़की आपके कितने पास थी? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसने मुझे बच्ची कहा, लेकिन आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बच्ची नहीं हूं। मोक्ष अपनी कार रोड की एक साइड में लेकर पार्क कर देता है। फिर वो रिया को देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, हाँ मैं जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लेकिन रिया यू आर जस्ट 18, अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी पढ़ाई करियर सब है। रिया अपने आंसू साफ करके शांत भाव से बोली, मेरी पढ़ाई को मैं बैलेंस कर सकती हूँ और मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप मुझसे अभी शादी कर लो। मोक्ष मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी है। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ पीएलएस, आप समझने की कोशिश करिए।
अब मोक्ष समझते हुए बोलता है, रिया, जिसे तुम प्यार समझ रही हो वो तुम्हारा अट्रैक्शन है और कुछ नहीं, और मैं तुमसे इस बात से नाराज नहीं हूं। तुम्हारी उम्र की लड़कियों में यह अक्सर होता है। तुम एक बार शांत दिमाग से बैठकर सोचना। अब रिया फिर से रोने लगती है। वो अपनी रुआसी आवाज में बोली, आप मुझे इनडायरेक्टली बच्ची ही बोल रहे हो। मैं फिर से बोल रही हूं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, सब समझती हूँ। और एक बात और, यह कोई अट्रैक्शन नहीं, मेरा प्यार है। लेकिन आपको क्यों दिखेगा मेरा प्यार? आखिर मैं हूं कौन? बस एक कॉलेज गोइंग गर्ल। आपको तो मैच्योर और एक अच्छी पोजीशन वाली लड़की चाहिए, है ना? रिया को फिर से रोते हुए देखकर अब मोक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी दोनों इस वक्त बीच रास्ते में थे। वो रिया से और बहस नहीं करना चाहता था। वो रिया को शांत करवाते हुए बोलता है, ठीक है, तुम अभी शांत हो जाओ, रोना बंद करो, पहले हम घर चलते हैं। वो कार स्टार्ट कर देता है। इधर रेयांश दोपहर से स्टडी रूम में अपना काम कर रहा था। इस वक्त रात के 10:30 हुए थे। जब वह टाइम देखता है तो जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब वो कमरे में आता है तो देखता है खनक बेड पर उल्टी होकर सोई थी। वो अपने दोनों हाथों की कोहनी को बेड पर टिका के अपना चेहरा अपने हाथों में भरे टीवी देख रही थी। इस वक्त टीवी में एक साउथ इंडियन एक्शन मूवी चल रही थी और फाइटिंग सीन चल रहा था। खनक बहुत ध्यान से मूवी देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक थी। जब हीरो फाइट करता तो खनक के होठों पर एक मीठी सी स्माइल आ जाती थी। पहले तो खनक को इस तरह देखकर रेयांश को बहुत अच्छा लगता है, पर जब वह देखता है कि खनक उस हीरो को बड़ी ही ध्यान से देख रही थी तो उसे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि खनक का ध्यान ही नहीं था कि वह कमरे में आ चुका है, उसका ध्यान अभी भी उस हीरो पर था। अब रेयांश थोड़ा चिढ़ते हुए बेड से रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर देता है। टीवी ऑफ हो जाने के कारण खनक उठकर बैठ जाती है और रेयांश को घूर कर देखने लगती है। रेयांश बोला, बहुत देख लिया टीवी, पहले ये बताओ कि तुमने डिनर किया? मैंने मैट को बोला दिया था तुम्हें कमरे में ही डिनर करवा दे। खनक अपना सर हाँ में हिलाकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तो रेयांश उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। अब खनक से रहा नहीं जाता। वो जल्दी से रेयांश के हाथों से रिमोट ले लेती है और फिर से टीवी ऑन कर देती है। फिर से उसका ध्यान मूवी देखने में लग जाता है। रेयांश जब खुद को इग्नोर होते देखता है तो वह गुस्से में खनक के हाथ से रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर देता है और रिमोट सोफे पर फेंक देता है। वो एक ही पल में खनक को बेड पर लेटा देता है और वह खुद उसके ऊपर आ जाता है। खनक को समझने का मौका ही नहीं मिलता। रेयांश का चेहरा उसके एकदम करीब था। वह खनक के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में इंटरविन करके बेड पर दबा देता है। वह अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? खनक सवालिया टोन में बोली, क्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? रेयांश फिर से वैसे ही बोला, वही जिसे अभी तुम टीवी में देख रही थी, बहुत गौर से देख रही थी। खनक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ओह वह तो मूवी का हीरो था, अच्छी फाइटिंग करता है, मजा आता है देखने में और कुछ नहीं। रेयांश फिर से वैसे ही सवाल करता है, और क्या क्या पसंद है तुम्हें उसमें? खनक अब रेयांश को देखकर कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। खनक अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, और तो कुछ नहीं, आपको क्या हो गया है? रेयांश अब तक उसे घूर कर देखा रहा था। इधर मोक्ष और रिया दोनों वापस घर लौट आए थे। रिया का मूड अभी भी ठीक नहीं था। रोने की वजह से उसकी आंखें, नाक और गाल लाल हो चुके थे। उसका चेहरा अभी तक उतरा हुआ था। रिया आते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वह काफी दुखी थी। मोक्ष उसे जाते हुए देखता रह गया, फिर वह भी अपने कमरे में चला गया। दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। इधर रेयांश खनक को घूरते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अभी भी तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। खनक अपनी धीमी आवाज में बोली, कौन सा सवाल? रेयांश तुरंत ही बोलता है, वही कि क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? खनक अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? तभी रेयांश उसे अपने कोल्ड वॉइस में बोला, ठीक है मैं मान लेता हूँ। फिर वह अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियां खनक के सर पर रखकर टैप करते हुए बोला, आगे से मुझे इग्नोर करने की या किसी और को देखने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। और यह बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छे से फीड कर लो, मुझे दोबारा समझना ना पड़े। अब खनक को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। वह भी उठकर बैठ जाती है और गुस्से से आंखें छोटी करके बोलती है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं तो आपसे गुस्सा थी। और आपका क्या? हाँ माँ, आपने जो सुबह से मुझे इग्नोर किया हुआ है। जब से मैं किडनैप हुई तब से आपने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र होगी, लेकिन आपने तो घर में भी रूल्स सेट कर रखे हैं। बालकनी में नहीं जा सकती, टेरेस पर नहीं जा सकती।
यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। आज आपने मुझे क्लब में भी जाने से मना कर दिया। रेयांश खनक के इस रिएक्शन से शॉक था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि फिर से खनक बोली, कहाँ थे आप? बोलिए। आपने कहा था कि कुछ देर में आ रहा हूँ, लेकिन आप अभी आ रहे हैं, बोलिए कहाँ थे आप? मैं बताऊं। आप अपनी नित्या के पास थे, है ना? वह एक सेकंड का पोज लेकर फिर बोली, आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? नहीं, मुझे सब समझ आता है। अब रेयांश खनक की बात सुनकर बहुत ही गुस्से में चीखते हुए बोला, खनक बहुत हुआ, मैं कब से सुन रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आए तुम बोलती रहोगी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? अब खनक बेड पर से नीचे उतरकर लगभग चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ मैं सही सोच रही हूँ, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से वह हमेशा आपके आसपास रहती है। मैं लड़की हूँ, दूसरी लड़की को देखकर समझ सकती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। वह आपको पाना चाहती है, क्या आपको समझ नहीं आता? लेकिन आपको क्या अच्छा ही है आपके लिए, तो है ना? क्योंकि अब तो आपका दिल भर गया होगा मुझसे, है ना? ओह नहीं, दिल नहीं भरा होगा, दिल तो तब भरेगा ना जब दिल आया होगा। रेयांश का पारा ये सुनकर हाई हो जाता है। वह झटके से बेड से उठकर खनक को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, खनक की आंखें भर आती है। वो खनक का लाल आंसुओं से भरा चेहरा देखकर रुक जाता है। वह अपने उसी हाथ की मुट्ठी बनाकर हाथ नीचे कर लेता है और अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर लेता है। अब वह अपने एक हाथ से खनक का जबड़ा पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आने का नतीजा है ये। अब खनक भी नहीं रुकती, वह भी अपने आप को रेयांश से दूर करती है और अपनी रुआसी आवाज में बोलती है, रोक क्यों लिया अपना हाथ, आप भी मारिए ना। आप भी क्यों बाकी रह जाए? क्योंकि आपने भी तो मुझे कंट्रोल करके ही रखा है ना। आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। मैं तो आपको रोक भी नहीं सकती। आपके लिए तो मैं सिर्फ आपकी जिद थी जिसे आप पूरा करना चाहते थे। आप सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते थे। रेयांश का दिमाग अब फटने लगा था। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। बहुत हुआ तुम्हारा, क्या समझती हो खुद को? हा माँ, अगर तुम्हें बिस्तर पर ही लाना होता तो कब की आ चुकी होती। तुम खुद मेरे पास आती। और रेयांश सिंघानिया को लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक मिल जाती, सिर्फ एक इशारा ही काफी था। और रही बात तुम्हारे साथ सोने की, तो हाँ चाहता था मैं, सुना तुमने और आगे भी चाहूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब वह खनक का हाथ पकड़ बिस्तर पर धकेल देता है। खनक औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाती है। रेयांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अब जब तक मैं ना कहूं इस घर के बाहर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत, समझी? इतना बोल वह कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। खनक बिस्तर पर तकिए के नीचे अपना चेहरा छुपाए सिसक सिसक कर रो रही थी। वह रोते हुए अपने आप से ही बोलने लगी, जब से मैंने मम्मी पापा को खोया तब से ही किसी से भी किसी तरह की उम्मीद लगाना मैंने छोड़ दिया था। सोचती थी कि यह लोग मुझे पाल रहे हैं, यही बड़ी बात है, वरना चाहते तो मुझे किसी अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकते थे। मैंने तो उस घर को सिर्फ अपना एक आसरा माना था, इसलिए कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन आपसे शादी करने के बाद मुझे परिवार का एहसास हुआ, प्यार का एहसास हुआ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं खोना चाहती आपको। जानती हूँ आप आसमान हो तो मैं जमीन का एक कण भी नहीं, लेकिन प्यार का एहसास भी तो आपने ही करवाया ना। अब जब आपसे उम्मीदें लगाई तो आपने एक पल में तोड़ दी। आपसे शिकायत की तो आपने एक भी नहीं सुनी। क्यों किया ऐसा आपने? खनक फुट फुट कर रोने लगी। उसे अब याद आता है कि जब आज दोपहर को रेयांश ने खनक को कमरे में जाने को कहा तो वह वहां से निकल तो गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह एक पिलर के पीछे छुपकर रेयांश और नित्या को देख रही थी। जब वो लोग गार्डन में गए तब भी वह एक विंडो के कोने से छुप छुप कर देख रही थी। जब नित्या ने फ्लाइंग किस दी तब भी खनक ने सब देखा था। उसने सोचा जब रेयांश कमरे में आएगा तो वह बात करेगी, लेकिन रेयांश दिन भर में एक भी बार कमरे में आया ही नहीं और खनक से मिला ही नहीं। खनक को कहीं ना कहीं यह सब देखकर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी कि उसके पति को कोई छीनने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग पहले से ही काफी डिस्टर्ब था, जिसे शांत करने के लिए वो मूवी देख रही थी, पर फिर भी उसकी रेयांश से बहस हो गई। वह रोते रोते ही सो गई। सुबह का वक्त था, खनक अभी भी वैसे ही सो रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। यह और कोई नहीं, सोनाली थी। सोनाली धीरे से खनक को उठाते हुए बोलती है, मैम 10 बज गए हैं, उठ जाइए, मैंने आपका ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आप फ्रेश हो जाइए। खनक अपनी नींद भरी आंखें खोलती है तो सामने सोनाली को देखकर थोड़ी हैरान होते हुए बोलती है, तुम यहाँ? हब्बी कहाँ है? सोनाली पोलाइटली बोली,
मैम बॉस जरूरी काम से बाहर गए हैं, आपका ख्याल रखने के लिए मुझे कहा है। खनक मायूस होकर वॉशरूम चली जाती है। वह फ्रेश होकर अपना मोबाइल उठाकर रेयांश को कॉल करती है। पूरी की पूरी रिंग चली जाती है लेकिन वह कॉल नहीं उठाता है। वह 3 से 4 बार कॉल करती है लेकिन रेयांश अभी भी कॉल नहीं उठाता। अब वह मायूसी से अपना फोन बेड पर रख देती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वह बुझे मन से ब्रेकफास्ट करती है, फिर वह जाकर बेड पर उल्टे मुंह सोते हुए अपना मुंह तकिए में घुसा के फिर से बिना आवाज किए रोने लगती है। ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है लेकिन ना तो रेयांश का कोई कॉल आता है ना ही वो खुद आता है। इस बीच सोनाली खनक का पूरा ख्याल रखती है। खनक के लिए अब ये टाइम बहुत ही भारी लग रहा था। देखते ही देखते 2 दिन हो गए थे। इस बीच ना तो रेयांश ने खनक को कोई कांटेक्ट किया था ना ही वह घर आया था। खनक अभी भी ज्यादातर घर के अंदर ही रहती। सोनाली उससे बाहर जाने से हर बार मना ही कर देती। वह हर बार यही बोलती कि उसे ऑर्डर मिला है, वह खनक को घर से बाहर नहीं जाने दे सकती और लेकर भी नहीं जा सकती। रात के 9 बज रहे थे। खनक लिविंग रूम में बैठी थी। सोनाली थोड़ी दूर जाकर इस वक्त कॉल पर कोई जरूरी बात कर रही थी। खनक इस वक्त अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर उसका और रेयांश का फोटो देख रही थी। तभी वहां नित्या आती है जिसने एक ब्लैक कलर का लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहना था जिसके एक साइड में थाई तक एक कट था। बालों का मेसी बन बनाया हुआ था, चेहरे पर हैवी मेकअप, गले में डायमंड का एक्सपेंसिव नेकलेस और कानों में डेलिकेट डायमंड के इयररिंग्स, एक हाथ में एक्सपेंसिव घड़ी और दूसरे हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स। वो इस लुक में किसी बॉलीवुड हीरोइन की तरह खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। वह खनक के सामने आकर एटीट्यूड में बोलती है, अपने पति को मिस कर रही हो? कोई फायदा नहीं। फिर वह खनक के कान के पास जाकर धीरे से बोलती है, रेयांश आज नहीं आएगा क्योंकि वह आज मेरे साथ पार्टी में आने वाला है। आज मैंने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। फिर वह खनक के सामने एक आंख मार देती है और वहां से जाने लगती है। तभी खनक उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोलती है, जितनी कोशिश करनी है कर लो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। नित्या थोड़ी पलटकर उसे चैलेंज करते हुए बोलती है, देखते हैं। फिर वो बाहर निकल जाती है। खनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सोनाली अपनी बात खत्म करके आती है तो खनक सोनाली के सामने अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। शिमला की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में आज एक आलिशान पार्टी चल रही थी। ये पार्टी एक पेज थरी पार्टी थी। इस पार्टी में सभी टाइप के गेस्ट आए हुए थे। देश विदेश के बिजनेसमैन, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि बॉलीवुड हीरो हीरोइन, मॉडल्स, पॉलिटिशियंस और बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी लोग इस पार्टी में शामिल थे। ये पार्टी नित्या ने रखी हुई थी। वह काफी बड़ी फैशन डिजाइनर थी, साथ ही उसका अपना परिवार भी काफी नामी परिवार में से एक था। वो खुद एक सेलिब्रिटी थी, उसे सुर्खियों में रहना बहुत पसंद था। वो पेज थ्री पर हमेशा छाए रहती थी। जब से उसने इंडिया का सबसे बड़ा फैशन शो जीता जिसमें कई टॉप लेवल के डिजाइनर्स ने हिस्सा लिया था, तब से वो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुकी थी। एस्पिरेंट फैशन डिजाइनर्स जो अभी फैशन इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नित्या के अंडर काम करने का सपना देखते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अक्षर नित्या और रेयांश के रिश्ते को लेकर भी रूमर्स फैला करते थे। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को एक अफवाह की तरह लेते थे। सबको पता था मित्तल परिवार की सिंघानिया परिवार से काफी पुरानी दोस्ती है और सभी रेयांश के एटीट्यूड से वाकिफ थे। आज की यह पार्टी नित्या के लिए कुछ ज्यादा ही खास थी। आज उसने काफी कुछ प्लान किया था जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। धीरे धीरे सभी गेस्ट पार्टी में आने लगे। यहाँ काफी सारी मीडिया थी जो सभी को कवर कर रही थी। लाइट्स की चकाचौंध, म्यूजिक और यहाँ का डेकोरेशन से लेकर खाना सभी बहुत ही एक्सपेंसिव थे। हॉल के अंदर वेल ट्रेन्ड वेटर्स हाथ में ड्रिंक्स और स्टार्ट्स लेकर सभी को सर्व कर रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ लोग हल्के म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। अब कुछ ही देर में गेट पर एक बहुत ही बड़ी एक्सपेंसिव कार आकर रुकती है। अब सभी मीडिया वाले लगभग भागते हुए वहां जाते हैं और सभी कार में बैठे शख्स का बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी कार का आगे का गेट खुलता है और एक लड़की जिसने पिस्ता कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था वह बाहर आती है और कार के पीछे का गेट खोलती है। तभी एक बेहद ही अट्रैक्टिव पैर बाहर आता है। फिर धीरे से एक लड़की बाहर आती है और सभी मीडिया वाले अपना माइक लेकर वहां आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर जल्दी से उस लड़की के आमने अपना माइक आगे बढ़ा के बोलता है, मैम सभी जानते हैं आज आपकी सक्सेस पार्टी है, लेकिन आज आप कुछ स्पेशल करने वाली है, तो क्या आप इस बारे में कुछ बता सकती है? यह कोई और नहीं नित्या थी। अब नित्या एटीट्यूड से बोलती है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा।
और वह सभी को इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे पीछे वह लड़की भी जाने लगती है जिसने दरवाजा खोला था। ये कोई और नहीं नित्या की पा थी जिसका नाम काजल बत्रा था। अब नित्या पार्टी में एंटर हो चुकी थी। वो एक एक करके सभी से मिल रही थी। अब पार्टी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। थोड़ी ही देर में वह स्टेज पर आकर माइक लेकर एक एटीट्यूड भरी स्माइल करती है, फिर बोलती है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू ऑल सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई हैप्पीनेस। अब एक वेटर जो अपने हाथ में वाइन के ग्लासेस से भरा ट्रे लिए खड़ा था, उस ट्रे में से वह एक वाइन का ग्लास लेकर ऊपर उठती है और फिर से बोलती है, आई होप यू ऑल एंजॉय टुनाइट वेरी वेल। अब सभी यह सुनकर अपने अपने हाथ ऊपर करते हैं जिसमें वाइन के ग्लास थे और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक गाना स्टार्ट हो जाता है और लड़के और लड़कियां डांस करने लगते हैं। नित्या भी बड़ी ही अदाओं से डांस करने लगती है। सॉन्ग नेम, आज की रात एल्बम, मूवी डॉन 2006। शाम है जाम है और है नशा, तन भी है मन भी है पिघला हुआ। छाई है रंगीनिया फिर भी है बेताबिया, क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात खोना है क्या पाना है क्या खाना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या खाना है क्या। नित्या बड़ी ही अदाओं से जब डांस कर रही थी तभी वहां तन्मय भी आ जाता है। वहां लगभग सभी कपल डांस कर रहे थे। अब तन्मय भी नित्या के साथ डांस करने लगता है। दो घड़ी में यहां जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा दिल मेरा होगा। कौन किसके दिल में है फैसला होगा, फैसला है यही जित होगी मेरी। दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। अब नित्या डांस करते हुए बार बार गेट की तरफ देख रही थी जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी तन्मय उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगता है। आओ मैं तुमसे कहूं बात, चुपके से रंग बदलेगी पल में, रात चुपके से तुमको ले जाऊंगा फिर साथ चुपके से जाओगे तुम कहा। देखो मैं हूं यहाँ, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। आज की रात खोना है क्या पाना है क्या खाना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है क्या खाना है क्या। अब सॉन्ग खत्म होता है तो नित्या तन्मय का हाथ छुड़ाकर वहां से सीधे बार की तरफ चली जाती है। तन्मय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नित्या एक के बाद एक ड्रिंक लेने लगती है। तन्मय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह मान ही नहीं रही थी। अब तन्मय चिढ़ते हुए धीमी आवाज में अपने दांत पीसते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग नित्या, इतना क्यों पी रही हो, वो नहीं आएगा, तुम क्यों उसका इंतजार कर रही हो। अब तक नित्या को बहुत ज्यादा नशा हो चुका था। वह नशे से भरी आवाज में बोली, नहीं वह आएगा, उसे आना ही होगा, उसने कहा था कि वह आएगा। तुम जाओ यहां से, निकालो यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये बात वो चिल्लाते हुए बोली। अब तन्मय उठकर वहां से निकल गया। वो सीधे काजल के पास गया और उसे कुछ बताता है। वो पार्टी से बाहर निकल जाता है। नित्या अभी भी वाइन पे वाइन पी रही थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में थी। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल हो चुकी थी। वो लगभग झूल रही थी तभी काजल जल्दी से उसके पास आती है। काजल उसे रोकते हुए बोलती है, मैम पीएलएस रुक जाइए और मत पीजिए। वो किसी तरह नित्या के हाथ से वाइन का ग्लास लेकर बार काउंटर पर रख देती है लेकिन नित्या काजल को हल्का धक्का देती है और फिर से वाइन का ग्लास उठा लेती है। अब काजल बहुत ही मुश्किल से नित्या को वहां से उठाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। नित्या अपने लड़खड़ाते कदमों से काजल का सहारा लेकर चल रही थी। काजल किसी तरह मीडिया की नजरों से बचाते हुए लिफ्ट के जरिए होटल के 6th फ्लोर पर लेकर आती है। वो रूम नंबर 607 के सामने आती है तो देखती है रूम का दरवाजा पहले से हल्का सा खुला हुआ है। वो नित्या को अंदर लेकर जाती है। नित्या के हाथ में अभी भी वाइन की ग्लास थी। वह इस वक्त पूरी तरह नशे में थी। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था लेकिन ये रूम काफी अच्छी तरह सजाया हुआ था। पूरा रूम रेड रोज की पेटल्स से सजाया गया था। पूरे कमरे में सेंटेड कैंडल लगाई गई थी जिसकी बेहद प्यारी खुशबू आ रही थी। यह कमरा इस तरह सजाया गया था जैसे ये सुहागरात के लिए तैयार किया गया हो। काजल नित्या को लेकर जब रूम में आती है तो सामने बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। जब नित्या अपनी धुंधली नजरों से देखती है तो वह जल्दी से काजल को वाइन का ग्लास पकड़ा देती है और भागती हुई उस लड़के से लिपट जाती है। अब वो लड़का अपने एक हाथ से काजल को बाहर जाने का इशारा कर देता है। ये देखकर काजल जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। अब नित्या उस लड़के से अलग होती है और उस लड़के के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, रेयांश तुम आ गए, कितना इंतजार करवाया, मैं कब से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब नित्या बिना एक पल की देरी किए उसके होठों पर टूट पड़ती है।
वह पागलों की तरह किस किए जा रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दोनों ही काफी वाइल्ड हो चुके थे। कुछ ही देर में वो दोनों बेड पर थे। दोनों के कपड़े अब बेड के नीचे पड़े थे और अब नित्या की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह बार बार रेयांश का नाम ले रही थी। पूरे कमरे का माहौल इस वक्त काफी इंटेंस था। रात के कई पहर तक दोनों एक दूसरे को प्यार जताते रहे। करीब रात के 2 बजे अब दोनों ही शांत होते हैं। नित्या की पलकें भारी थी, वह अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी स्वीट वॉइस में बोलती है, आई लव योर रेयांश। कुछ ही देर में दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए नींद की आगोश में चले गए। सुबह के 11 बज रहे थे। इस वक्त कमरे में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां मुरझा गई थी और बिखरी पड़ी थी। सेंट एंड कैंडल्स बुझ चुकी थी। नीचे फ्लो पर बड़ी ही बेदर्दी से कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। तभी नित्या की नींद खुली। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए ब्लैंकेट से खुद को ठीक से ढकते हुए बेड के हेडरेस्ट के सहारे बैठ जाती है और अपनी आंखें खोलकर अपनी साइड वाली जगह को देखती है जो कि इस वक्त खाली थी। ये देखकर वो थोड़ी टेंस हो जाती है, लेकिन जब वो वॉशरूम में कुछ हलचल महसूस करती है तो रिलैक्स हो जाती है। वॉशरूम से हल्की सी पानी बहने की आवाज आ रही थी। नित्या जब फ्लो पर देखती है तो सारे कपड़े बिखरे हुए पड़े थे। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और उसे हल्का हल्का सा कुछ याद आने लगता है। जब वो कमरे में आए रेयांश उसके सामने खड़ा था और वो जल्दी से जाकर उसे लिपट गई थी। बाकी सारी थोड़ी थोड़ी हल्की सी झलकियां उसे याद आने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। तभी अचानक ही डोरबेल बजी। अब वो ब्लैंकेट संभालते हुए नीचे उतरी और साइड में पड़ा एक वाइट शर्ट उठा लिया और पहनने लगी। तभी लगातार डोरबेल जोर जोर से बजने लगी। अब वो चिढ़ते हुए शर्ट का आखिरी बटन लगाते ही दरवाजे के पास आई और गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने उसकी काजल खड़ी थी। नित्या चिढ़ते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों इतने जोर से बेल बजा रही हो, कोई तूफान आया है क्या? तभी काजल घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी मैम, लेकिन आप एक बार टीवी ऑन करिए और आज की न्यूज देखिए। अब ये सुनते ही जल्दी से काजल रूम में जाती है और टीवी ऑन कर देती है। उसे कमरे की हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर उसका ध्यान टीवी की आवाज से टूटता है और वह टीवी के सामने देखने लगती है। टीवी पर चल रही न्यूज देखकर नित्या आंखें फाड़े हुए देख रही थी। उसके होश उड़ चुके थे। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। अब नित्या थोड़ी घबराई हुई नजरों से उस तरफ देखने लगी। बाहर आए हुए शख्स को देखकर वह शॉक हो गई। रात के वक्त जब काजल नित्या को लेकर वहां से निकल गई, उसके थोड़ी ही मिनटों में वहां एक प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस शो होने लगे थे। ये पिक्चर्स किसी और के नहीं लेकिन नित्या और तन्मय के थे। यह उस वक्त के पिक्चर्स थे जब वो लोग अकेले में मिलते थे। ये पिक्चर्स देख साफ साफ उनके रिश्ते के बारे में पता चल रहा था। अब पूरी पार्टी के लोगों के बीच गॉसिप्स होने लगी। प्रेजेंट टाइम में जब नित्या अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही चिल्लाते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयांश कहाँ है? सामने वाला शख्स और कोई नहीं तन्मय था। तन्मय उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ क्यों और कैसे हूँ, लेकिन ये पता करने का है कि आखिर हमारे रिश्ते के बारे में पता किसको चला और वह कौन था जो हम दोनों पर नजर रख रहा था। सारे पिक्चर्स ध्यान से देखो। ये पिक्चर्स तब के हैं जब हम अकेले में मिलते थे और हमारी मुलाकातों के बारे में किसी को पता भी नहीं था। अब नित्या जब उन पिक्चर्स को देखती है तो वाकई में ये तस्वीरें उन दोनों की तब की थी जब वह प्राइवेट हॉलिडे या फिर डेट पर जाया करते थे। इस वक्त न्यूज के हेडलाइन में सिर्फ नित्या और तन्मय ही थे और दोनों के ही रिश्ते के बारे में बताया जा रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था, इंडिया की फेमस फैशन डिजाइनर मिस नित्या मित्तल वैसे तो हमेशा मीडिया में छाई रहती है, कभी उनके फैशन शोज के चलते तो कभी उनके ब्यूटी के चलते। उनके बारे में ये भी रूमर्स फैले थे कि वह एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन में रेयांश सिंघानिया के साथ एंगेज्ड है। हालांकि कभी भी दोनों को एक साथ कहीं भी नहीं देखा है और मिस नित्या मित्तल ने भी कभी यह बात मीडिया में कबूल भी नहीं की थी। लेकिन आज वायरल हो रही तस्वीरों से साफ साफ दिख रहा है कि मिस नित्या मित्तल और मिस्टर तन्मय कौशिक के बीच में काफी करीबी रिश्ते हैं। खबरों के हिसाब से तो ये भी बताया जा रहा है कि मिस्टर तन्मय कौशिक ने शो जीतने के लिए जज को खरीदा था। यहां तक कि इस फैशन शो में जो कपड़े डिजाइन किए गए थे वह खुद नित्या मित्तल ने नहीं बल्कि उनकी एक इंटर्न ने डिजाइन किए थे, जिसका क्रेडिट अकेले मिस मित्तल ने ले लिया। नित्या ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो टीवी बंद कर देती है और तन्मय की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए चिल्लाकर बोलती है, ये सब तुमने किया है ना? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा और तुम यहाँ मेरे साथ कर क्या रहे हो?
अब तन्मय गुस्से में बोलता है, नित्या सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है, जरा ध्यान से देखो मेरा भी नुकसान हुआ है। तभी तन्मय के मोबाइल में कॉल आता है और वह कॉल उठाता है तो सामने से एक बहुत ही कठोर और गुस्से भरी आवाज आई, यह क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस न्यूज की वजह से हमारे कंपनी के शेयर्स कितने गिर गए हैं? तुम जितनी जल्दी हो सके दिल्ली वापस आओ। अब तन्मय अपनी घबराए आवाज में बोला, जी डैड, बस मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। सामने वाला इंसान उसे उसी गुस्से में बोलता है, कोशिश नहीं, तुम्हें जल्द ही आना होगा। ये बोल वह इंसान कॉल कट कर देता है। अब वह नित्या को समझाते हुए बोला, मुझे वापस दिल्ली जाना होगा, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है, तुम बस मीडिया से दूर रहना। नित्या की आंखें आंसुओं से भरी थी, वह रोते हुए बोली, कल रात क्या तुम थे मेरे साथ? अब तन्मय अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ। नित्या अपने सर पर हाथ रख लेती है, वो एक लंबी सांस छोड़ती है, फिर बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अब तन्मय काजल को बोलता है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे मीडिया से बचाकर घर तक पहुंचाओ। काजल अपना सर हाँ में हिला देती है तो तन्मय अब रूम से बाहर निकल जाता है। इधर खनक की नींद जब खुलती है तो रेयांश अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर कोहनी से टेक लगाए सोते हुए खनक को एकटक देख रहा था। इस वक्त खनक ने सिर्फ एक शर्ट पहना था जो उसके थाई तक आ रहा था। खनक जब रेयांश को इस तरह खुद को निहारते पाती है तो वह जल्दी से ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर करने लगती है, लेकिन तभी रेयांश उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और एक ही झटके में उसके ऊपर आ जाता है। खनक अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हटिए बेशर्म इंसान, आपका मन ही नहीं भरता, आपने रात भर मुझे तंग किया है, अब और नहीं। कहते हुए वह रेयांश की चेस्ट पर अपने नाजुक हाथों से मार रही थी। दरअसल जब नित्या खनक को चैलेंज करके गई थी उस वक्त सोनाली रेयांश से ही बातें कर रही थी। जब नित्या वहां से चली गई तब सोनाली आए। खनक अपनी भरी आंखों से सोनाली को देखते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सोनाली बोली, मैम हमें अभी बाहर जाना है, चलिए आप रेडी हो जाए। खनक अब सवालिया नजरों से सोनाली को देखने लगी तो सोनाली ने कहा, मैं अभी आपसे कुछ नहीं बता सकती, बस आप तैयार हो जाए, हमें अभी जाना है। अब खनक बिना कोई सवाल किए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो एक पैरेट कलर की जॉर्जेट की सिंपल सी साड़ी पहनती है, उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और गला काफी डीप था जिसे पल्लू से छुपाया था, और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लॉन्ग ओवरकोट पहन लेती है। वो सिर्फ 15 मिनट में तैयार होकर आ जाती है। अब सोनाली खनक को लेकर निकल जाती है। इस वक्त खनक कार में बैठे हुए नित्या के बारे में सोच रही थी, उसे अपने अंदर डर सा महसूस हो रहा था। वो इस वक्त जी भरकर रोना चाहती थी पर किसी तरह अपने आंसू कंट्रोल करे हुई थी। करीब 1 घंटे बाद वो लोग एक आलिशान रिजॉर्ट में पहुंचे। अब सोनल खनक को लेकर रिजॉर्ट के अंदर आ गई। इस रिजॉर्ट में बहुत ही कम लोग थे, यूं कहे कि सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लोग थे। खनक कंफ्यूज थी, आखिर उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो आगे चलते हुए सोनाली से बोली, सोनाली तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और क्यों लेकर आए हो? पीएलएस मुझे उनसे बात करनी है, एक बार तुम उनसे बात करवा दो। सोनाली बोली, जी मैम आप एक बार चलिए, आपको सब पता चला जाएगा। अब सोनाली एक कमरे का दरवाजा खोलती है और खनक को अंदर जाने का इशारा करती है। खनक अपने धीमे कदमों से अंदर जाती है तो वो चौंक जाती है। 28